आपका 10th क्लास 10th का ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप पढ़ रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये आपको एक अपवर्तक पृष्ठ दिखाया गया है। यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और इस माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो इस माध्यम में जब प्रकाश किरण चलती है तो उसको जाना चाहिए था इस रूट पर, लेकिन वो विचलित हो गई। यहाँ भी वही चीज़ दिखाया गया आपको, यहाँ भी प्रकाश किरण आई और ये विचलित हो गई, उसको यहाँ जाना था। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परिभाषा में देखिए, आपको दिख रहा होगा कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, एक पारदर्शी माध्यम से उसे दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर ही क्रिया होगी। प्रकाश अपवर्तन की घटनाओं में जल में रखी पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। यानी जल में रखी पेंसिल क्यों टेढ़ी दिखाई देती है, तो उसका सीधा आंसर बोला जाता है प्रकाश अपवर्तन के कारण। जल से भरे टैंक में पेंदी पर रखा हुआ सिक्का पास में दिखने लगता है, यानी ऊपर दिखने लगता है। एक और है नोट्स आपके लिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के पास आती है। ठीक है ना, जैसे दिखाइए इसमें दिखा हुआ है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। विरल को मान लीजिए आप हवा मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कांच मान लीजिए, जल मान लीजिए। तो जब विरल से सघन में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की तरफ आएगी। ये अभिलंब है, इसकी तरफ आएगी। यानी उस समय ये आपतन कोण या अपवर्तन कोण में से आई का मान बड़ा होगा आर से। ठीक है, यही आपको यहाँ पे दिया गया है और दूसरे वाले में भी दिए हैं। देखिए, आपतन कोण का मान बड़ा दिखाए हैं। जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। दूर हटेगी मतलब अपवर्तन कोण आर का मान क्या होगा, बड़ा होगा, जो इस फिगर में दिखाया गया आपको। यहाँ पे आई का मान दिख भी रहा है कि छोटा है आर से। अब आपको प्रकाश अपवर्तन का नियम देख रहे हैं आप, इवैल्यूएशन 1 का ही है, उसी का अपवर्तन अभी आप पढ़े थे वही है। इसमें ये आपको दिखाया गया है, ये प्रकाश अपवर्तन की घटना दिखाई गई है। ये अपवर्तक पृष्ठ है आपका, ठीक है, और ये उस पर अभिलंब है। और यहाँ से जब प्रकाश किरण आ रही है और इस तरह से जा रही है, ये वायु है और ये कांच, यानी ऊपर का माध्यम आपका विरल है और नीचे का माध्यम आपका सघन है। ठीक है, तो इसके लिए रूल होगा कि देखिए, ये आपतित किरण बोली जाती है, ये अपवर्तित किरण है। यानी आपका जो ए बी है वो आपकी आपतित किरण है और जो आपकी बी सी है ये अपवर्तित किरण है। तो देखिए, इसमें दिखा है, फर्स्ट रूल में बोला जाता है प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक तल पर होते हैं। यानी ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, ये अपवर्तक पृष्ठ है आपका। दो पारदर्शी माध्यम को बांटने वाला पृष्ठ को ही अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। सेकंड रूल में है प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में आपतन कोण की ज्या आई, अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो इसमें देखिए, साइन आई यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर का अनुपात हमेशा नियतांक होता है, यानी एक कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को कहते हैं हम माध्यम का अपवर्तनांक, यानी एक नियतांक है। यन को पहले वाले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जिसमें प्रकाश किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक इसमें शो करता है। अपवर्तनांक भी देखिए, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, दो तरीके से दिखाते हैं, एन और म्यू से।
किसी पारदर्शी माध्यम का वह अभिलाक्षणीय गुण जिसके कारण वह यह व्यक्त करती है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल वायु के सापेक्ष कितने गुना होगी। ठीक है, यानी जब एक माध्यम से प्रकाश किरण जा रही है दूसरे माध्यम में, तो प्रकाश की चाल को कितना घटाएगी वह उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक जो होते हैं आपके माध्यम के दो तरह से काउंट किए जाते हैं, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी पारदर्शी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं उसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। यानी पहला माध्यम वायु होगा और दूसरा माध्यम पदार्थ का होगा, तो जो उनके बीच जो अपवर्तनांक देखा जाएगा वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। जैसे दिखाया हमने ANG, ANL, यानी कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। तो ये सारे अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक में किसी एक पारदर्शी माध्यम का किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है ना, एक पारदर्शी माध्यम और उसके साथ लगा हुआ दूसरा पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, जैसे एक माध्यम है जल द्रव, दूसरा माध्यम है ग्लास, तो इसमें ग्लास का अपवर्तनांक हो गया द्रव के सापेक्ष, इसमें ग्लास का अपवर्तनांक हो गया जल के सापेक्ष, इसमें द्रव का अपवर्तनांक हो गया हनी के सापेक्ष यानी शहद के सापेक्ष। इसको बार बार वीडियो को आपको पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ देखिए हमने इसको दिखाया है, जैसे ANL इसको लिखने का ढंग है, तो ANL मतलब जो लास्ट का होता है वही अपवर्तनांक होता है, तो द्रव का निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी चूंकि वायु के सापेक्ष लिखा है इसलिए इसको हम निरपेक्ष कहेंगे। यहाँ पे W लिखा है, जल के सापेक्ष, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा क्योंकि वायु के सापेक्ष लिया गया है। जितने भी वायु के सापेक्ष हैं उस पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएंगे। जैसे ग्लास यानी कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम एक सापेक्ष अपवर्तनांक कह रहे हैं, जैसे LNG हमने लिखा है, जो लास्ट में होता है वही अपवर्तनांक होता है, यानी प्रकाश किरण उसी में आखिरी में जाती है। यानी जब चलेगी, जब प्रकाश किरण ऐसे दो माध्यम में चलेगी, यहाँ लिक्विड है यहाँ ग्लास है, तो यहाँ पे से चलेगी तो जो है, लेकिन जब इसमें घुसेगी परिवर्तन करेगी तो ये माध्यम ही इधर से आने वाली किरण का अपवर्तन क्रिया करती है तो परिवर्तित करती है, इसीलिए ये लिखा जाता है। ये बताता है कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इसमें देखिए इसमें लिखा है कांच का अपवर्तनांक द्रव के सापेक्ष। ठीक है, या इसको एक दूसरी भाषा में कहेंगे तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी अपवर्तनांक किसका शो हो रहा है, कांच का। सापेक्षता किसकी है, द्रव की। इसमें भी देखिए एक ऐसी भी बात इसमें भी आ जाएगी, GNL है, इसको कहेंगे द्रव के सापेक्ष कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक या द्रव का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। इसमें देखिए सापेक्षता एकदम क्लियर दिखती है। जैसे N2 है आपका, WNG है, जब हम WNG कहते हैं, जब उसको हम निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में सूत्र बनाते हैं तो WNG जैसे है ये, तो यहाँ ANG यानी कांच का अपवर्तनांक और ये जल का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक ऊपर और जल का अपवर्तनांक नीचे। एक बात का हमेशा याद रखना चाहिए, जो G यहाँ दिखेगा G, तो जैसे हम ANG ही लेंगे कांच के लिए, तो अगर G दाहिने साइड है तो वो दाहिने में ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन जब W हम लिखेंगे W का, तो ये W दाहिने है लेकिन इसे बाएं चाहिए, तो इसमें बाएं दिख रहा है तो इसको हम इसके नीचे लिखेंगे। एक छोटी छोटी और बात जान लीजिए, ये आपकी एक पूरी क्रिया दिखाई दे रही है। एक कांच की एक प्लेट है, यहाँ से प्रकाश किरण चली, यहाँ मुड़ गई, फिर यहाँ से निकल के बाहर आ गई। इस प्रकाश किरण को कहते हैं हम आपतित। इस प्रकाश किरण जो निकल जाती है उसको कहते हैं निर्गत। ये निर्गत प्रकाश किरण है। जो ये किरण है इसको अपवर्तित किरण। अब इसमें देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे गई फिर निकल गई, यानी पहले प्रकाश किरण 1 से चली 2 में गई, फिर 2 से चली
पुनः वापस चली गई, तो इन सब के अपवर्तनांक का टोटल कितना होगा? 1 के बराबर होगा। एक और चीज़ जानिए, छोटी सी चीज़ है, कुछ चीज़ों के अपवर्तनांक आपको याद होने चाहिए। जैसे वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003, इसी को हम 1 भी लिखते हैं, इसीलिए हम निर्वात के अपवर्तनांक को 1 कहा जाता है। जल का होता है 1.33, एल्कोहल का होता है 1.36, ग्लास का 1.5, क्वार्ट्ज मतलब जो कांच के टुकड़े होते हैं 1.46, हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है 2.42, नीलम का 1.7। इसमें देखिए माध्यम का अपवर्तनांक वायु कैसे लिखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल नोट कर दे दिए। प्रकाश की वायु या निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल अन्य माध्यम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसमें नोट्स है कि जब प्रकाश माध्यम यानी पारदर्शी में प्रवेश करता है तो उसकी 2 चीज़ें, यानी एक प्रकाश के पास ये 3 चीज़ें होती हैं, उसमें आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, लेकिन उसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाती है और लेंथ चेंज हो जाता है, वेव लेंथ चेंज हो जाता है। एक सवाल देखिए आप, वायु में प्रकाश की चाल इतनी है, जल का अपवर्तनांक कितना है? देखिए ये वायु में प्रकाश की चाल, ये अपवर्तनांक। तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल ये और जल में प्रकाश की चाल आपको निकालनी है, यह अपवर्तनांक। याद रखिएगा किसी का अपवर्तनांक जो होता है वो वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपातिक होता है। यानी कि वायु में प्रकाश की चाल ये है, जल में प्रकाश की चाल ये है। n का मान है 4/3, तो ये आपका 3 × 10⁸ ये जल का। तो जब यहाँ गुणा कर देंगे ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा, ये जल का 4 के साथ आ गया। जल का निकालना है तो 4 को इस साइड करेंगे, भाग में आ जाएगा, तो इसका मान आएगा ये। धन्यवाद। एक और आपका क्रांतिक कोण। एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी हम सघन से विरल में जाते हैं माध्यम में, जैसे प्रकाश किरण यहाँ गिर रही है, अभिलंब ये है, तो ये ऐसे R का मान बढ़ा मिलता है। जैसे जैसे हम इस आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये क्या करती है, किरण और उस साइड बढ़ती जाती है, यानी R का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ेगा वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। कब? जब सघन माध्यम से प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने लगे। ठीक है, तो एक ऐसा निश्चित समय आता है, जैसे हमने लिखा है कि प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में जिस आपतन कोण के लिए क्या ना अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 हो जाए, उसी कोण को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। जैसे इसमें हमने दिखाया है कि ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और अपवर्तन के बाद 90 अंश पर जा रही है, तो जब अपवर्तन कोण का मान 90 जब हो जाता है तो ये वाला जो कोण कहलाता है वो आपके कहलाता है क्रांतिक कोण। ये क्रिया कब हो सकती है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए। विरल से सघन में जाएगी तो कभी भी क्रांतिक कोण नहीं बनता। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रहे हैं हम, स्नेल नियम कहता है n = sin I/r, n = sin c sin 90। जब हम इसको c कहेंगे तो अब दूसरे वाले अपवर्तन कोण को क्या कहेंगे, 90। जब इसको क्रांतिक कहेंगे तो अपवर्तन कोण 90। ये कब है? जब प्रकाश किरण 2 से 1 में जा रही। ठीक है ना, तो प्रकाश साइन सी के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 n 1/2 हो जाएगा, और ये साइन n = 1/sin c। एक और भी देख लीजिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तभी क्रांतिक कोण बनता, हमने लिखा है। एक आपका और है, देखिए क्रांतिक कोण पर जब हम थे तब उस समय अपवर्तन कोण का मान 90 था। अगर क्रांतिक कोण का मान और बढ़ा दें, यानी क्रांतिक कोण के मान के बाद भी आपतित किरण का मान अगर हम बढ़ाते हैं आपतन कोण का, तो अब प्रकाश किरण इधर तो नहीं आ सकती, तो इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये दिखा रहे हैं हम आपको कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, ये पूरा रेड वाला आपका अपवर्तक पृष्ठ है, तो एक समान क्रिया में जब आई प्रवेश करती है तो देखिए ये R का मान बढ़ा है,
ठीक है। जब हम और बढ़ाए हैं, IC जब किए हैं तो R का मान 90 दिखाएं, लेकिन जब हम IC से भी बड़ा कर दिया हमने तो अब ये कोण का मान R के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपतित कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर हो गया, यानी परावर्तन की क्रिया होगी। इसी को कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे लिखा है, प्रकाश अपवर्तन की क्रिया में जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर परावर्तित होने लगती है। इस घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। धन्यवाद।